आतिफ के तारीफ करने पर मुसलसल परी पैकर को तलाश करते हुए कहा था जब वो एक साइड पर खामोश खड़ी नजर आई थी। नॉट बैड, ब्यूटीफुल, कुछ कहा तुमने? उफक को पहली बार प्रॉपर ड्रेसिंग में देख विजदान के मुंह से बेसाख्ता निकला था, जिस पर आतिफ ने ताज्जुब से उसे देखते पूछा था। मेरा मतलब सब बहुत ब्यूटीफुल है आतिफ साहब। आतिफ को अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते पाकर विजदान ने खुद को कंपोज करते बात बदली थी, जिस पर आतिफ मुस्कुराया था। मैं बस अभी आया, एक्सक्यूज मी। विजदान मेरे साथ आओ। आतिफ से माजरत करते विजदान ने उफक के पास जाने के लिए पर तोले थे, पर अचानक से पीछे आते वहाब साहब ने अपने पीछे आने का कहते हॉल में बनाए गए स्टेज की सिमट पड़े थे। एक भरपूर नजर उफक पर डालता विजदान वहाब साहब के पीछे हुआ था। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की पार्टी एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट के लिए मुनक्किद की गई है। माइक हाथ में लेते वहाब साहब ने बोलने का आगाज किया था। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा सोहराब चौहान और उनके काबिल खूबरू बेटों को। विजदान को अपनी दूसरी साइड करते वहाब साहब ने सोहराब साहब और उनके बेटों को स्टेज पर आने की दावत दी थी, जिस पर मुस्कुराकर आगे बढ़ते सोहराब चौहान ने अपने बेटों को भी आने का इशारा किया था। ये पार्टी हमारी मतलब मेरे और सोहराब चौहान साहब की पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट के लिए मुनक्किद की गई है। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और सोहराब अब मिलकर काम करने वाले हैं। सोहराब साहब का हाथ पकड़ते वहाब साहब ने जहां अपनी और उनकी पार्टनरशिप का ऐलान किया था, वहीं सब लोगों ने हासिद और तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा था, क्योंकि चौहान साहब के साथ काम करने का न जाने कितने लोगों का ख्वाब था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही पसंद था। तभी सोहराब साहब ने हर एक को रिजेक्ट करते वहाब साहब के साथ काम करने को तरजीह दी थी। इसके साथ ही आज मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट भी करने लगा हूँ। पार्टनरशिप का ऐलान करते वहाब साहब ने थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए बात को आगे बढ़ाया था, जिस पर पास खड़े विजदान ने अपने डैड को सवालिया नजरों से देखा था। यही नहीं, सोहराब साहब समेत सब हैरान हुए थे, क्योंकि जहां तक सबको पता था आज की ये पार्टी सिर्फ इन पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट के लिए रखी गई थी, पर अचानक से वहाब साहब की बात पर सब खामोशी से उन्हें देखने लगे थे। और वो ये है कि चौहान साहब के सोहराब साहब के साथ दुबई इंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट मेरा बेटा विजदान हाशमी संभालेगा। डैड, वो जो समझ रहा था वहाब साहब अपनी आदत के मुताबिक फिर कोई मजाक करने वाले हैं, पर उनके मुंह से निकले ये अल्फाज पर पास खड़ा विजदान को 440 वोल्ट का झटका लगा था, जिस पर उसने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला था कि वहाब साहब ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे आसिम और वहाज के सामने खड़ा किया था। वहाब साहब की बात सुनते ही सोहराब साहब ने आसिम और वहाज को विजदान के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी दी थी। अब आप सब पार्टी एंजॉय करें। खामोशी से खड़ा विजदान वहाब साहब को ही घूर रहा था, जिस पर मुस्कुराते वहाब साहब ने बात खत्म करते विजदान को देखा था। डैड, मैंने कब कहा था कि मैं आपके ऑफिस में काम करूंगा? वहाब साहब को अपनी तरफ मुड़ते देख विजदान ने दबे दबे लफ्जों में पूछा था। अब तुम वैसे भी कुछ वक्त के लिए अपनी जॉब से फायर हो चुके हो, तो क्यों ना तुम अपने बाप का काम संभालने में मदद करो। एक और बात तो मैं कहना ही भूल गया, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है और आज वो अपने डैड की ख्वाहिश पर इस खुशी के मौका पर अपनी आवाज का जादू जगाएगा। विजदान की लहजे में खफकी महसूस करते वहाब साहब ने उसे इसके कोट पर आई बेनाम शिकनों को सेट करते बात खत्म करते स्टेज से उतरने लगे थे। फिर कुछ याद आने पर वो वापस मुड़ते विजदान पर एक और धमाका कर गए थे, जिस पर विजदान ने हैरानगी से मुंह वा किया था। उन्हें देखा था जो उसे एक के बाद एक झटका दे रहे थे। विजदान ऐसे ही हैरत में मुबतला छोड़कर स्टेज से उतर गए थे। डैड को क्या हो गया है? वहाब साहब को मुस्कुराकर उतरते देख विजदान दिल में सोचता उनके बदले रवैये से हैरान था, और वही दिलचस्पी से विजदान के चेहरे के उड़े रंग देखती कब से पार्टी में आई उफक के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। विजदान की हालत से मजा लेती उफक उसे ही देख रही थी, जब अचानक से विजदान की नजरें उस पर उठी थी और नजरों का तसादम हुआ था, जिस पर वो जल्द से नजरें झुकाती रुख मोड़ गई थी, और उसका ये शर्माना घबराना देख विजदान के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? हॉल के बीचों बीच एक चेयर पर बैठ थे विजदान ने उफक को निगाहों के हिसार में रखते गिटार बजाते गाना शुरू किया था। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगा बस वहीं उम्र भर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर। हाय बेबाकी से उफक के सरापे पर नज़र जमाए विजदान ने अपनी आवाज़ का जादू हॉल में मौजूद
सब लोगों पर चलाया था, जिस पर सब ने आंखें बंद करते गाने के बोलों को महसूस किया था। कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, इनसे भी प्यारी तेरी बातें, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में, कभी बाहों में है तेरे जिंदगी, बाहों में है तेरे जिंदगी। हाय। बंद आंखों में उफक से हुई 2-3 बार की मुलाकात याद करते विजदान के लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। बिलाशुबा वो मुलाकात ज़्यादा अच्छी ना थी, पर विजदान के दिल पर राज करने का काम कर चुकी थी। सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। आंखें खोलते विजदान ने अपने ऐन सामने खड़ी उफक को देखते मुस्कुरा कर कहा था। जो विजदान की नज़रों से घबराती उफक को अपने इर्द गिर्द देखती उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। अपनी जगह से उठता हुआ गाने के बोल गुनगुनाता हुआ विजदान कदम ब कदम उफक की जानिब बढ़ा था, जो विजदान को अपनी तरफ बढ़ते देखकर फरार का रास्ता देखने लगी थी। चुपके से आके तो दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना हो, मुस्कुराना भी तुझ ही से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझ ही से होता है, आऊं ना होश में, बाहों में है तेरे जिंदगी, बाहों में है तेरे जिंदगी। हाय। उफक को डर से अपने हाथ मसलते हुए देख विजदान ने उसके पीछे आते कान के करीब झुकते हुए गाना गाता मशल के पास से गुजरता वापस अपनी जगह आकर खड़ा हुआ था। उफक जो विजदान की आवाज़ अपने कानों के बेहद करीब सुनकर कपकपाई थी, पर बर वक्त विजदान को खुद से दूर जाते देख वो खुद को संभाल गई थी। है नहीं तब पता कि तुझे मान लूँगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर रहूँगा हर पहर। एक नज़र मुस्कुराते हुए वहाब साहब को देखकर विजदान ने आंख दबाते हुए गाने के बोल कहे थे, जिस पर वहाब साहब ने अपने बेटे की हरकत पर मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई थी। सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगा बस वहीं उम्र भर। हाय। गाने के हर बोल पर वो उफक को देखता उसे पजल कर रहा था, जो उसकी शौक नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश करती मशल के पीछे हुई थी और विजदान की नज़रों से छुपने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। तभी मशल के पीछे खड़ी उफक को देखने की कोशिश करते विजदान ने गाना ख़त्म करते गिटार नीचे रखा था। जहाँ उसने गिटार रखा था वहीं लोगों की तालियां गूंजती थी। सबकी दाद वसूल करता वहाब साहब की तरफ बढ़ा था। पार्टी में आए सब कपल्स को मैं कहना चाहूँगा कि एक कपल डांस हो जाए। विजदान के जाने पर स्टेज पर आते पार्टी ऑर्गेनाइजर ने माइक में कहते हल्का हल्का सा म्यूजिक प्ले किया था। म्यूजिक प्ले होते ही पार्टी में आए सब कपल्स ने हल्के फुल्के अंदाज में डांस करना शुरू किया था और इसी मौके का फायदा उठाता विजदान अपने बिखरे बालों में हाथ मारते हुए मशल के साथ खड़ी उफक की तरफ बढ़ा था। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपकी बहन सॉरी नंद के साथ डांस कर सकता हूँ? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए विजदान ने नरम मगर दिल जीत लेने वाले लबो लहजे में उफक के साथ खड़ी मशल से इजाज़त तलब की थी। उफक के बारे में इसे इसी दिन पता चल गया था जब उसने उफक की सारी फाइल डिटेल्स पढ़ी थी। तब से ही विजदान का रास्ता उसे बिल्कुल साफ दिखाई दिया था। ये तो आपको इनसे ही पूछना पड़ेगा। विजदान के पूछने पर नर्म सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी मशल ने एक नज़र उफक के डर से फीके चेहरे पर डालते हुए कहा था, जिस पर उफक ने बगैर विजदान को देखे इनकार में गर्दन हिलाई थी और उसका ये गर्दन हिलाना विजदान को जिद दिला गया था। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? विजदान को देखे बगैर मशल के पास आते आतिफ ने मशल से पूछा था, जिस पर मशल ने मुस्कुराकर उसे देखते उफक और विजदान की तरफ इशारा किया था। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरी कोई पार्टनर नहीं, तो सोचा इनको पार्टनर बना लिया जाए, पर शायद इन्हें अच्छा नहीं लगा। उफक को चुप देखकर आतिफ ने उफक के पास आते पूछा था। विजदान जो आतिफ को देखकर ही अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे कर गया। अब आतिफ के पूछने पर वो मासूम से शक्ल बनाता बोला था, जिस पर आतिफ मुस्कुराया था। गुड़िया कम ऑन। भाई, उफक को देखते आतिफ ने उसे मुस्कुराकर कहा था, जिस पर उफक मिनमिनाई थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? उफक के घबराने से वाकिफ विजदान ने अनजान बनने की अदाकारी करते पूछा था। हाँ शायद उफक डर रही है।
डर रही है? मैं नहीं, आपसे नहीं, वो ड्रेसिंग और फिर हाई हील्स की वजह से। उफक को डरते देख मिशेल ने उसे समझते हुए कहा था, जिस पर विजदान को लगा शायद उफक इसके बारे में बता चुकी है, पर मिशेल ने उसे समझाते असल वजह बताई थी, जिस पर विजदान ने लंबा सांस भरा था। मैं भी कहूँ, ये 4 फुटी अचानक से इतनी लंबी कैसे हो गई? उफक को बगौर देखते विजदान ने दिल में सोचते हुए उसके छोटे कद का मजाक उड़ाया था। कुछ नहीं होगा उफक, मैं और आतिफ भी तो हैं, और वो देखो आसिम और वहाज को। उफक को मनाती मिशेल ने सामने डांस करते आसिम और वहाज की जानिब मतवज्जो किया था। उन्हें किसी और के साथ डांस करते देख उफक मुस्कुराई थी, पर सामने खड़े शख्स की निगाहों की तपिश खुद पर महसूस करती उफक के लब सिकुड़े थे। चले, आतिफ और मिशेल को जाते देख उफक ने अपने सामने खड़े विजदान को देखा था, जो पहले की बनिस्बत जबड़े भींचे उफक को देख रहा था। चले किसी को भी पास ना पाते विजदान ने उफक का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर लाया था। विजदान के खिंचने पर उफक जो गिरने लगी थी, विजदान ने बरफक अपनी गलती पर पशेमान होते उसे संभाला था। उफक का एक हाथ अपने कंधे पर रखते विजदान ने अपना एक हाथ उसकी वेस्ट पर रखते बीच में फासला बनाते उसका दूसरा हाथ अपने सख्त गिरफ्त में लिया था। नहीं गिरने दूंगा, रोना बंद करो, उफक की नम आंखों में देखते विजदान ने गंभीर लहजे में उसे देखते कहा था, जिस पर वो अपनी नजरें झुका गई थी। अपने बाबा और भाइयों के लाड प्यार में पली भड़ी उफक विजदान का सख्त लहजा और उसकी सख्त गिरफ्त बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी आंखों में नमी थी जो विजदान की बात पर बंद होने के बजाय बढ़ी थी। विजदान, ऐसे तो तू कभी भी इस लड़की के दिल में जगह नहीं बना पाएगा। उफक को खुद से डरते देख विजदान दिल में सोचता परेशान हुआ था। तभी उसने उफक के पकड़े हाथ पर अपनी गिरफ्त नरम की थी। सॉरी उफक, प्लीज सॉरी, लहजे में नरमी लिए अपनी गलती पर पशेमान होता कहता विजदान उफक को हैरान कर गया था, जिस पर उसने अपनी नम झुकी आंखें ऊपर उठाते उसे देखा था, जो उसे ही देख रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो, सच कहूँ तो सीधा मेरे दिल पर लग रही हो। उफक के खूबसूरत चेहरे को देखते विजदान ने उसकी झुकी खमदार पलकों को देखते हुए कहा था, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का ना था, न तुम्हें डराने का। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हें जब से देखा है मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा है। ये हर वक्त तुम्हें देखना, तुम्हें सुनना चाहता है। ये मेरी एक नहीं सुनता, इसे बस तुम चाहिए हो। मोहब्बत पाश लहजे में कहता विजदान उस कांच की गुड़िया के दिल से खेलने की पहली सीढ़ी चढ़ता बड़े ही आराम से उसे अपनी बातों में ले रहा था, जिसे ज़माने की ना तो खबर थी ना इल्म। बड़े गौर से उसे सुनती उफक ने नम आंखों से विजदान के चेहरे को देखा था। पहली नज़र की मोहब्बत कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है उफक। विजदान की बात उफक ने हैरानी से उसको देखा था। जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आया था जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये पसंद मोहब्बत में बदल गई और अब तुम्हारा मुझे इग्नोर करना, मुझसे बात ना करना मुझे इश्क की तरफ खींच रहा है। उफक को अपनी तरफ बेयकीनी से देखते पाकर विजदान ने उसकी आंखों से आंखें मिलाते अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना चाहा था, जिस पर वो नज़र झुका गई थी। सोचा था तुम्हें परेशान ना करूं, इसलिए तुमसे राब्ता तर्क कर दिया, पर तुमसे बात ना करना मेरी जान ले जाएगा। तुम गुस्से से ही करो, पर प्लीज मुझ पर रहम खा लो, मुझे तुम्हारा गुस्सा भी कबूल है। उफक, आई लव यू। उफक की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते विजदान ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा था, जिस पर वो अपनी आंखें सख्ती से बंद करती विजदान की बातें उस ना समझ की धड़कनें तेज कर गई थी। उफक, इधर देखो प्लीज। उफक की बंद आंखों को देखकर मुस्कुराते विजदान ने उफक को आंखें खोलने का कहा था। एक बार कह दो, मुझे माफ कर दिया तुमने। उफक को चुप देखकर विजदान ने उसे बोलने पर उकसाया था। मैं कॉल करूंगा, अगर तुमने उठा लिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे समझ लिया और माफ भी कर दिया। म्यूजिक बंद होने पर वो उफक को सोचने का कहता उससे दूर हुआ था, जिस पर उफक ने विजदान को देखा था, जिसकी नज़रों में मोहब्बत का ठाठे मारता जहां आबाद था। आतिफ, आसिम, बाकी सबको उफक के पास आते देख विजदान उसे पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कॉल करने का इशारा करता मुड़ा था। उफो, तुमने तो बड़ा अच्छा डांस किया, मिशेल ने उफक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर उफक फीका मुस्कुराई थी। तुम्हें किसने कहा था इसके साथ डांस करने का?
वहाज ने उफक के सामने आते विजदान की पीठ को घूर कर देखते हुए कहा था। वहाज को विजदान पहली ही नज़र से कुछ खास पसंद ना आया था और अब इसे अपनी बहन के साथ डांस करते देख वहाज से बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने कहा था क्यों? वहाज की बात पर आगे आते आतिफ ने आईब्रो उचकाते वहाज से पूछा था। भाई बस ऐसे ही, उफक से चला भी नहीं जा रहा था ना। आतिफ की त्योरी पर बल देखते वहाज बात बदलता मुस्कुराया था। आतिफ मुझे भूख लगी है, चलते हैं। आतिफ और वहाज को देख मशल ने भूख से निढाल होते कहा था, जिस पर आतिफ गर्दन हिलाता उसे खाने के काउंटर के पास ले गया था। उठा सुराही, ये शीशा और जाम ले साकी, फिर उसके बाद खुदा का भी नाम ले साकी, फिर उसके बाद हमें तिश्नगी रहे ना रहे, कुछ और देर मुरव्वत से काम ले साकी। तेरे हुजूर में होशो खिर्द से क्या हासिल, कभी तो होशो खिर्द से भी काम ले साकी, फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी। हमें है कैफो निशात सरूर से मतलब, नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी। ये और कुछ भी हूँ, काफिर नहीं है तेरे रिंद, तू बादे जाम खुदा का भी नाम ले साकी। कहो ये खिजर से भटके यूं ना ज़माने में, यहाँ से आबे बकाए दवाम ले साकी। सहर का काम नहीं मैं कदे की दुनिया में, सहर का नाम ना ले लुत्फ शाम ले साकी। कभी ता जीनत महफिल वरिंद दरिया नोश, बावक्त दूर सहर का भी नाम ले साकी। मुझको मालूम है महबूब परस्ती का अजाब, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, फिर वहाब साहब और विजदान से मिलते, सोहराब साहब आदिल से मिलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। पापा गुड़िया हमारे साथ आ रही है। सोहराब साहब को उफक का इंतज़ार करते देख आतिफ ने उन्हें आदिल और आसिम के साथ जाने का कहा था, जिस पर वो असबात में गर्दन हिलाते बैठे थे। चलें, खुदा हाफिज वहाब साहब, फिर सुबह मुलाकात होती है। विजदान वहाब साहब से मिलते आतिफ ने पास खड़े विजदान से भी मुसाफा करते कहा था, जिस पर विजदान ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई थी। खुदा हाफिज अंकल। उफक बेटा, मशल के साथ खुदा हाफिज कहती उफक ने जल्दी से निकलना चाहा था, जब वहाब साहब ने उफक को रोका था। जी अंकल। विजदान की नज़रों से नज़र चुराती उफक ने वहाब साहब को देखते आहिस्ता से पूछा था। आप बहुत प्यारी हैं बेटा, उफक के धीमे लहजे से मुतासिर होते वहाब साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते दिल से तारीफ की थी, जिस पर उफक मुस्कुरा भी ना सकी थी। वजह था विजदान, जो बेशर्मी से इसे देख रहा था। आप भी बहुत अच्छे हैं अंकल, विजदान की नज़रों से घबराती उफक ने बमुश्किल कहा था, जिस पर वहाब साहब उसे उफक की शर्म समझते मुस्कुराए थे। खुदा हाफिज। उफक और मशल को गाड़ी में बिठाते आतिफ और वहाज ने हाथ उठाकर उन्हें खुदा हाफिज कहा था, जिस पर वहाब साहब और विजदान भी उन्हें खुदा हाफिज ने भी उन्हें खुदा हाफिज कहा था। वो चले गए, अब हम भी चलें। जो हुक्म सर। आतिफ की गाड़ी को नज़रों से ओझल होते देख विजदान आतिफ की गाड़ी के नज़रों से ओझल होने तक देखते हुए विजदान को देखकर वहाब साहब ने रिस्ट वॉच में वक्त देखते उसे भी चलने का कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर सर को खम देता गाड़ी की सिमत पड़ा था। क्या बात है उफो, परेशान हो क्या? गाड़ी में खामोश बैठी उफक को देखते हुए पूछा था। कुछ नहीं भाभी, सब ठीक है, बस ऐसे ही नींद आ रही है। मशल के सवाल पर सीधी होती उफक ने अपने दिमाग में चलती जंग से लड़ती गोया हुई थी। तुमने खाना भी नहीं खाया सही से? क्यों उफो? फ्रंट सीट से पीछे मुड़कर देखते वहाज ने उफक को देखकर परेशानी से पूछा था। वहाज भाई, मुझे भूख नहीं थी, इसलिए बस। वहाज के पूछने पर उफक ने बहाना तलाश करते हुए कहा था। अब वो इन्हें क्या बताती कि इस विजदान की बातें परेशान कर रही हैं। एक दिल था जो विजदान की बातों पर ईमान लाने को तैयार था, तो एक दिल था जो उससे हुई पहली मुलाकातों का सोचता उसे परेशान कर रहा था। इसमें तो कोई शक न था, अगर उसकी और विजदान की पहली मुलाकात अच्छी होती तो वो कभी भी सोचने में इतना वक्त ना लगाती, फौरन ही हाँ कर देती। विजदान की पर्सनैलिटी से तो वो पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस हो गई थी, जिस पर वो उसे अंकल कहकर टाल गई थी, और आज पार्टी में मौजूद हर लड़की की नज़र उस पर थी, मगर वो सबकी नज़रों को नज़रअंदाज करता सिर्फ उस पर नज़र जमाए हुए था। हर लड़की को ही ऐसा हमसफ़र चाहिए होता है जो उसके अलावा किसी को ना देखे, और विजदान की यही खासियत उसे उसके हक में फ़ैसला करने पर मजबूर कर रही थी। अपने दिमाग में होती कशमकश से लड़ती उफक ने खुद को पुरसुकून करने की खातिर आंखें बंद करते सीट से टेक लगाई थी। मुझको मालूम है महबूब परस्ती का अजाब,
देर से चांद निकलना भी गलत लगता है। करो कॉल। नहीं वजदान, इतनी जल्दी नहीं। बार बार हाथ में मौजूद मोबाइल को देखता उफक को कॉल करने ना करने की कश्मकश में मुब्तला वजदान स्लाइडिंग विंडो से टेक लगाए 14वीं के चांद को देख रहा था, जो अपने पूरे जोबन पर था और हर एक की नज़र को खीरा कर रहा था। अपने हिस्से की चाल वो बखूबी खेल आया था और अब उसे उसकी चाल की कामयाबी का इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार वजदान को सूली पर लटकाने से कम नहीं लग रहा था। मुझे पता था तुम जाग रहे होगे। वो जो सोच में डूबा हुआ अपनी आंखों को सुकून देने के लिए बंद कर गया था, पर अपने पीछे वहाब साहब की आवाज़ सुनते वजदान ने वहाब साहब को देखा था, जो अपने दोनों हाथों में कॉफ़ी का मग थमाए हुए थे। ओह डैड, थैंक यू। वहाब साहब के हाथ से कॉफ़ी का मग लेते वजदान ने मशकूर नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा था। सारे दिन की थकन पर ये 1 घंटे से करते इंतज़ार की थकन हावी थी। तभी वजदान को अपनी थकन उतारने के लिए शायद कॉफ़ी की अशद ज़रूरत थी, जिसे देखकर वो एकदम खिल सा गया था। बेशरम बेटा मिला है। वजदान को अपना कॉफ़ी मग लेके साइड पर होते देख वहाब साहब ने मसरूई खफगी से कहा था, जिस पर वजदान मुस्कुराया था। ऐसा नहीं कहो डैड, बैठे या फिर ये कि आपने क्यों बनाई, मैं खुद बना लेता। वजदान को मुस्कुराते हुए देख वहाब साहब पास ही सोफे पर बैठते हुए बोले थे, जिस पर वजदान कहका लगा गया था। सीरियसली डैड? कॉफ़ी की सिप लेते वजदान ने सर दर्द की वजह से हंसने पर सर पकड़ते हुए कहा था। बस बस ये बताओ जाग क्यों रहे हो? वजदान के सर पकड़ने पर उसकी तबीयत से वाकिफ वहाब साहब मुद्दे की बात पर आए थे। आप भी तो जाग रहे हैं। मैं तो तुम्हारी माँ की वजह से जाग रहा हूँ। कह रही थी कॉल करेगी और की भी नहीं। वहाब साहब की बात पर वो कॉफ़ी पीता बेतासीर लहजे में गोया हुआ था, जिस पर वहाब साहब ने मासूम सी शक्ल बनाते उसे आयमा बेगम की बात बताते कॉफ़ी पी थी। अब तुम बताओ, तुम किसकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हो? कॉफ़ी की एक लंबी सिप लेते वहाब साहब ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा था, जिस पर कॉफ़ी पीते वजदान को खसका लगा था। आराम से फिक्र से वजदान के पास आते वहाब साहब ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा था, आप भी ना डैड, कैसी बातें करते हैं। अच्छा मैं सच बात करता हूँ, ऐसे ही थोड़ी खसका लगता है। वहाब साहब को देखे बगैर वजदान ने खुद को कंपोज करते कहा था, जिस पर वजदान को घूर कर देखते वहाब साहब ने टोंट की थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम जो आज पार्टी में इतना एहतमाम करके तैयार हुए वो ऐसे ही था? सच बताओ कौन थी पार्टी जिसके लिए मेरा बेटा प्रिंस विलियम को पीछे छोड़कर खुद प्रिंस बना हुआ था? कॉफ़ी मग टेबल पर रखते वहाब साहब ने कड़े तेवरों से उसे देखते लफ्ज़ों पर जोर देते पूछा था। ओह वाह, मेरे बेटे ने क्या गाना गाया। मुझे तो शक गुजरा मेरा ही बेटा है ना, कहीं आतिफ असलम तो नहीं आ गया मेरे बेटे में। वजदान के रोमांटिक सॉन्ग गाने पर चोट करते वहाब साहब ने वजदान को बगौर देखते हुए कहा था, जो वहाब साहब की बातों पर सर खुजाए अपने लब भींचे हुए था। डैड, अगर आपको इतना बुरा लग रहा था तो बता देते, मैं ना गाता। आपके कहने पर ही मैंने गाया था। अच्छा, मेरे कहने पर गाया था? तुम तो वो मैनेजमेंट वाले ने मुझे आकर ये कहा था, सर आपको एक और अनाउंसमेंट करनी है वजदान सर के सॉन्ग सिंग करने की, और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ उसे तुमने ही कहा होगा। वहाब साहब की नाराजगी पर वो दबी दबी मुस्कुराहट से कहता गोया हुआ था, जिस पर वहाब साहब ने गुस्से से कहते उसे मारने के लिए तलाश में नजर दौड़ाई, पर कुछ न दिखाई देने पर सोफे पर रखा कुशन उठाते वजदान की तरफ फेंका था, जिसके लिए तैयार ना होते वजदान के मुंह पर लगा था। डैड रिलैक्स, क्या हो गया है आपको? आगे मत बढ़ना वरना ये जूता आएगा। बताओ कौन थी वो लड़की? कुशन बेड पर उछलता वजदान वहाब साहब की तरफ बढ़ाता बोला था, जिस पर वहाब साहब ने सख्ती से उसे दूर रहने का कहते उस लड़की का पूछा था, जिसके लिए आज वजदान की तैयारी उनके सामने आई थी। डैड, क्यों आप मेरे जख्म हरे कर रहे हैं? वहाब साहब की बात पर वो डरामाई अंदाज में कहता बोला था। क्या मतलब? मतलब कोई भी नहीं है। इतना हैंडसम होने के बावजूद कोई लड़की देखती ही नहीं। वहाब साहब को वजदान की बात पर हैरत हुई थी, जिस पर वो उसे देखते हुए पूछ रहे थे। सामने भी वजदान हाशमी था, कमाल की अदाकारी करता, अफसोस से कहता सोफे पर ढह गया था। फिर तुम्हें किसने कहा तुम हैंडसम हो? फिर तो मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। अब तक लड़कियां लाइन मारती हैं मुझ पर। वजदान की बात पर अफसोस से गर्दन हिलाकर कहते वहाब साहब वजदान को शॉक्ट कर गए थे। लाइन का कहा है, वो तो न जाने कितनी मारती हैं। अच्छा, अभी तो तुमने कहा कोई देखती नहीं, अब बोलो। वहाब साहब की बात पर हंसते हुए वजदान ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब मौके का फायदा उठाते
वजदान के गर्दन में हाथ डालते हुए कहा था। आप छोड़ेंगे तो कुछ कहूँगा ना। ठीक है, कहो। वहाब साहब की तरफ मासूमियत से देखते वजदान ने उन्हें छोड़ने का कहा था, जिस पर वो उसकी गर्दन से हाथ निकालते बोले थे, क्या कहूँ, फिर आप गुस्सा करेंगे। अफसरदा लहजे में कहता वजदान वहाब साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। नहीं करता गुस्सा, 28 साल के हो गए हो। मैं तो खुद चाहता हूँ तुम किसी को देखो और शादी करो। तुम्हारी उम्र में एक बेटे का बाप बन गया था मैं, बेटा भी 2 साल का, और एक तुम हो, पता नहीं कब घर बसाओगे। वजदान को खुद से झिझकते हुए देख वहाब साहब ने दोस्ताना लहजा अपनाते हुए कहा था, डैड पहले के दौर की बात ना करें। वहाब साहब की बात पर मुस्कुराकर कहते वजदान ने उन्हें देखा था, बेटा शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, अब खुद ढूंढ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा अपनी बहू को। वजदान की बात पर वहाब साहब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते मुस्कुराए थे, डैड पर शादी मैं अपनी पसंद से ही करूंगा। तो कब करोगे? वहाब साहब की बात पर वो पुरसोच कह रहा था। जब वहाब साहब ने उसे देखते हैरानगी से कहा था, सोचते हैं इस बारे में भी, पर अभी मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए, फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। वहाब साहब की बात पर वो मुस्कुराकर गर्दन को हल्का सा खम देता अपने हाथ में बंदी घड़ी में वक्त देखता गोया हुआ था, जिस पर वहाब साहब ने मस्बत में सर हिलाया था। चलो जल्दी सोच लो, फिर मुझे ना कहना, मैं पसंद की बहू ले आऊंगा। डैड, वजदान के पास से उठते वहाब साहब ने मुस्कुरा कर कहा था, जिस पर वहाब साहब की बात सुनते वजदान ने सन को हाथ पकड़ते उन्हें रोका था। किसकी बात कर रहे हैं आप? वहाब साहब की बातों से वजदान को इतना तो अंदाजा अच्छे से हो गया था कि वो किसी के बारे में तो सोच रहे हैं, पर कौन है ये बात जानने के लिए वजदान ने उनके सामने खड़े होते पूछा था। क्यों बताऊं? जब तुम करोगे अपनी पसंद से तो। वजदान से अपना हाथ छुड़वाते वहाब साहब मुस्कुराए थे। डैड, फिर भी क्या पता मुझे आपकी पसंद आ जाए। एक करीबी दोस्त की बेटी है, बहुत प्यारी और खूबसूरत और मासूम, पर तुम्हें तो अपनी पसंद की करनी है तो कोई बात नहीं। वजदान के लहजे में जिद देखते वहाब साहब ने सरसरी सा कहते अपनी जान छुड़वाई थी, जबकि उन्होंने उफक को सोचते लड़की की खासियत बताई थी, और वही वजदान जो कुछ और सुनना चाहता था, पर वहाब साहब के मुंह से किसी और का नाम सुनकर वो जबरदस्ती मुस्कुराया था और अपनी सोच पर वो मुंह के जाविये बिगाड़ गया था। गुड नाइट डैड, वहाब साहब के गले लगते वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर वो उसे जोर से सीने से लगाते मुस्कुराए थे। मुश्किल बड़ी थी दश्ते मोहब्बत की, सैर भी उकड़े थे इस सफर में कई बार, पेड़ भी तुझसे किसी भी रब की ख्वाहिश नहीं थी, तुझसे किसी भी रब की ख्वाहिश नहीं रही। जब दोस्ताना खत्म तो फिर खत्म बैर भी, हर बार एक रुख नया आता है सामने, वो जितना आशना लगा उतना ही गैर भी। अच्छा है उसने दुख से किनारा किए रखा, अच्छे से काटी उम्र हमारे बगैर भी, मेरी किसी भी शब को नहीं कर सका बखैर, मुद्दत के बाद भेजा गया शब बखैर भी। दोनों ही एक दूसरे की जिद हैं और तुम एक साथ मांगते हो मोहब्बत भी खैर भी। हेलो आइमा, खैरियत से? इस वक्त कॉल की तुमने? रात के 1 बजे थे और जो नींद कोसों दूर थी, तभी वो बगैर वक्त देखे वहाब का नंबर मिला गई थी, जिस पर कॉल अटेंड करते वहाब ने एक नज़र दीवार पर नस्ब घड़ी में वक्त देखते हुए परेशानी से पूछा था, वहाब सर, क्या कल हम मिल सकते हैं? वहाब को पुकारती आइमा खामोश हुई थी, फिर कुछ तौकफ के कहती वो वहाब साहब को हैरान कर गई थी। ये बात कहने के लिए आपने मुझे इस वक्त कॉल की है आइमा? मुझे लगा कोई परेशानी होगी। आइमा की बात सुनते वहाब ने एक लंबा सांस खारिज किया था। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है वहाब। दोनों के दौरान वो वहाब को सर कहने का तकल्लुफ खत्म कर गई थी। कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, वजदान के स्कूल जाना है, पेरेंट्स मीटिंग है, इसके बाद मुझे उसे पार्क लेकर जाना है। हम नेक्स्ट डे पर बात करेंगे, अगर कोई ज़रूरी बात है बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आइमा की बात पर सुकून से कहते वहाब ने उसे अपने और वजदान के कल के प्रोग्राम से आगाह किया था, जिस पर आइमा को चुप लगी थी। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वहाब के प्रोग्राम का सुनती आइमा ने जब्त से मुट्ठियां बंद करते हुए कहा था, जिस पर वहाब ने सीधे होते बैकग्राउंड से टेक लगाया था। कहा ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सुन रहा हूँ, फ़ोन पर नहीं होगी। वहाब की बातें उसे पतंगे लगा रही थी, उस पर यह जिद कि वो फ़ोन पर ही उसे बताए, पर वो अपने गुस्से पर काबू पाती नम लहजे में गोया हुई थी। आप रो रही हैं आइमा? आइमा की आवाज़ में नमी महसूस करते वहाब ने फिक्र से पूछा था। डैड, मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास सो जाऊं? अभी आइमा इन्हें कुछ कहती कि उस फोन की दूसरी साइड से वजदान की नींद से बोझल आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पर वो गुस्से से लब दबा गई थी।
आओ वजदान, क्यों नहीं, मैं फिर बात करता हूँ। वजदान को अंदर आने का कहते वहाब साहब ने बगैर आइमा की सुने फोन बंद कर दिया था। आज फिर तुम रिजेक्ट कर दी गई हो आइमा। आज फिर एक और शख्स तुम्हें अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके अपने बच्चों का बहाना बना गया है। आज फिर तुम तन्हा हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। क्या फ़ायदा इस खूबसूरत चेहरे का, क्या फ़ायदा इस जवानी का। वहाब के फ़ोन बंद करने पर वो इश्ताल में आती, ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती, खुद को आईने में देखती, खुद से गोया हुई थी। तुमने खुद ही राह चुनी है आइमा, अब तुम पीछे नहीं हटोगी। अब हर हाल में वहाब हाशमी तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। आईने में नजर आते अपने अक्स को देखती आइमा ने ड्रेसिंग पर मौजूद सब चीजें तहस नहस की थी। नहीं, विजदान को ऐसे फील नहीं हो सकता, फोन उठाओ। उफक दोबारा कॉल करने पर भी फोन ना उठाने पर विजदान ने गुस्से से दीवार में मुक्का मारा था। हेलो। गुस्से में वो जो फोन फेंकने लगा था कि अचानक से फोन के स्पीकर से उफक की आवाज गूंजी थी और वही विजदान की लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट ने हत्ता किया था। हेलो उफक, कैसी हो। लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट सजाए वो बेड पर लेट गया था। ठीक हूँ। वो जो सुबह उठती फ्रेश होने की गर्ज से बाथरूम गई थी, शावर लेती उफक बाहर आई थी जब उसने साइड टेबल पर बजते फोन को देखा था। फोन पर ब्लिंक करता विजदान का नाम जो उसने कल रात पार्टी से वापसी पर सेव किया था। मुस्कुराकर देखती वो कॉल अटेंड कर गई थी। आप कैसे हैं? थोड़े तौक़ुफ़ के बाद अपनी मासूम सी आवाज में उसका हाल पूछ गई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम्हें अपने इतने पास महसूस करके ही मुझे सारी रात नींद नहीं आई। लहजे में चाशनी खोलता वो इस मासूम को अपनी बातों में उलझाने लगा था। कहाँ थी, कब से कॉल कर रहा था, उठा क्यों नहीं रही थी? डर गई थी क्या, या फिर मुझ पर एतबार नहीं आया था? उफक के देर से कॉल अटेंड करने पर वो खफीफ सा तंज करता आखिर में मुस्कुराकर बात बदलता गोया हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं अभी सोकर उठी थी। तो वो वजदान के तंजिया लहजा ना समझती उफक ने अपने लब कुचलते हुए कहा था, जिस पर वो बड़ी महारत से उसकी बात बीच में उचकता बोला था। तो रेडी हो रही थी। वजदान को जवाब देती वो चुप हुई थी। अच्छा, क्या पूछ सकता हूँ किस कलर की ड्रेस पहनी है? जी, मैं भी वही कलर पहनूंगा। इजाजत हो तो पहन लूं? शौकी से मुस्कुराता हुआ वो बेड से उतरता वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। पिंक? ओह पिंक, चले मैं भी यही पहन लेता हूँ। विजदान की बात पर शर्म से मुस्कुराती उफक ने मुख्तसर कहा था, जिस पर वो पिंक कलर सुनकर बदमजा हुआ था। पर वो जबरदस्ती मुस्कुराकर गोया हुआ था, क्योंकि उसे पिंक कलर कभी पसंद ना रहा था और ना ही उसकी वार्डरोब में उस कलर की कोई शर्ट मौजूद थी। एक मिनट, जी कहिए। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो उसे होल्ड करने का कहती दरवाजे की सिमट पड़ी थी। सामने खड़ी सबीन को देखकर उफक ने आहिस्ता से पूछा था, उफक बीबी, आपको सोहराब सर ने बुलाया है। सब नाश्ते की टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। फ्रेश सी उफक को देखती सबीन ने मुस्कुराकर उसे नाश्ते के लिए कहा था, जिस पर वो फकत गर्दन हिलाती मुस्कुराई थी। जबकि फोन की दूसरी साइड पर मौजूद वजदान ने बड़े गौर से मुलाजमा का पैगाम सुना था। मैं फिर बात करती हूँ आपसे। क्यों? पापा बुला रहे हैं। दरवाजा बंद करती उफक ने वजदान को फोन बंद करने का कहा था, जिस पर बदमजा होते वजदान ने थोड़े तेज लहजे में पूछा था, जिस पर वो उसे मुख्तसर सा जवाब देती फोन बंद कर गई थी। दुश्मन सोहराब चौहान। गुस्से से वार्डरोब को बंद करता वो मुंह ही मुंह बुड़बुड़ाया था और खुद ऑनलाइन पिंक कलर की शर्ट ऑर्डर करता वो उफक को मैसेज सेंड करता मुस्कुराया था। अलिफ से एक बात सुनो तुम, बे से बरसों बाद सुनो तुम, पे से पास है रहती हरदम, ते से तेरी याद सुनो तुम, टे से टूट के बिखर गई है, से साबित जात सुनो तुम, जीन से जान भी हाजिर कर दूं, चे से चाहे चांद सुनो तुम, हे से हाथ से मुमकिन है, खे से कई खदशात सुनो तुम, दाल से दिल पे बैठ गई है, डाल से डर की धाक सुनो तुम, जाल से जर्रा जर्रा करके, रे से रेत में छान सुनो तुम, रे से अड़िए गुजरे अपनी, जे से जिंदगी साथ सुनो तुम, ये से याला बार बरसे, सीन से सावन साथ सुनो तुम, शीन से शाम आओ कभी घर, स्वाद से सदके वार सुनो तुम, जुआद से जिद ना कर जाने की, तोए से तय है साल तुम सुनो तुम, जोए से जाहिर लगते हो तुम, आइन से इश्क मिजाज सुनो तुम, गाइन से गर्ज परस्त से बेहतर, फे से फर्ज शनास सुनो तुम, काफ से कलम से लिखता हूँ मैं, काफ से कुतबे आप सुनो तुम, गाफ से गीत बना बैठा हूँ, लाम से लिख लिख कर राज सुनो तुम, मीम से मौत से बढ़कर है, नून से नासिक आज सुनो तुम, नून से नाकिस आज सुनो तुम,
वाव से वसल की बात ना करना, हे से हिजर है पास सुनो तुम, ये से या अब मेरे हो जाओ, ये से या फिर मार ही दो तुम। जवाब देकर जाना, जल्दी जल्दी बाल बनाती उफक ने मोबाइल में आया मैसेज रीड किया था, जिसके आखिर में लिखा जवाब देना पढ़कर वो मुस्कुराई थी और जवाब में स्माइली इमोजी सेंड करती वो कमरे से निकली थी। हाय रुको, जी सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अपने फ्लैट से निकलती आयमा को जाते देख उसकी बराबर में रहती लड़की ने उसे रोका था, जो उम्र में कोई 20-25 साल की थी। बगौर उसे देखती आयमा सख्ती से गोया हुई थी। अरे मैं फिज़ा, तुम्हारे बराबर वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। फिज़ा के तारुफ करवाने पर आयमा के तने असाब ढीले पड़े थे। जी कोई काम था आपको? मुस्कुराती हुई खुश शक्ल फिज़ा को देखती आयमा ने सरसरी सा पूछा था। हाँ, वो आपसे बात ही नहीं हो पाई। कल नहीं, शायद परसों आपके फ्लैट से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। सब ठीक तो है ना? आयमा के पूछने पर जहन पर जोर डालती फिज़ा ने परसों रात हुई आवाज़ का पूछा था, जिस पर आयमा ने माथे पर शिकन डाले उसको देखा था। कुछ भी हो, आपको क्या? आप मेरे फ्लैट में क्या हो रहा है कान लगाकर सुनती हैं? फिज़ा को गुस्से से देखती आयमा बदलिहाजी से गोया हुई थी। देखें, मैंने इसलिए पूछा कि एक पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। निभा लिया आपने अपना फ़र्ज़, अब दोबारा मेरी राह में मत आना। आयमा की बदतमीजी से कहने पर फिज़ा ने उसे ताज्जुब से देखते हुए कहा था, जिस पर वो उसकी बात बीच में ही काटती बदतमीजी पर उतरी थी। ओह बदतमीज़, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। फिज़ा ने आयमा को कुछ कहना चाहा था, पर वो बगैर उसकी सुने ऑफिस से आई गाड़ी में बैठती चली गई थी, जिस पर उसे जाते देख फिज़ा को गुस्सा आया था। चलें जल्दी, देर हो रही है। गाड़ी में बैठी आयमा ने ड्राइवर को जल्दी चलने का कहा था। वहाब सर आ गए हैं? ऑफिस पहुंचकर अपने काउंटर पर आती आयमा ने साथ ही बैठी नादिया अपनी कोलीग से पूछा था। वो तो कब के आ गए, पर आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी? आयमा के पूछने पर रिस्ट वॉच में टाइम देखती नादिया हैरानी से पूछा था। आयमा ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था आज पहली बार वो लेट हुई थी। हाँ, वो थोड़ी तबीयत नासाज थी, मुख्तसर जवाब देती आयमा ने फाइल जमा की थी। आयमा, आपको सर वहाब बुला रहे हैं। फाइल जमा करती आयमा के पास आते बासित ने उसे वहाब साहब का पैगाम दिया था, जिस पर आयमा ने फ़कत गर्दन हिलाई थी। आ जाएं, डोर पर होती नॉक का जवाब वो मसरूफ़ से अंदाज में देते आयमा को गुस्सा दिला गए थे। गुड मॉर्निंग सर। खुद पर जब्त करती आयमा ने फाइल्स टेबल पर रखते हुए वहाब को देखा था। ये कौन सा वक्त होता है आयमा ऑफिस आने का? लैपटॉप बंद करते हुए वहाब ने खामोश खड़ी आयमा को देखकर पूछा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख खुली। वहाब के लहजे में गुस्से की रमक महसूस करती आयमा ने आहिस्तगी से कहा था, जिस पर वहाब साहब ने बगौर उसके लटके हुए चेहरे को देखा था। क्या हुआ है आयमा? आयमा के चेहरे पर अफसुदगी देखकर वहाब साहब ने नरमी से पूछा था। कुछ नहीं। वहाब साहब को अपने लिए परेशान होते देख आयमा ने उन्हें तंग करने का सोचते टाला था। बैठो और बताओ, क्या बताना था? आयमा को बैठने का कहते वहाब साहब ने उससे पूछा था, जिस पर आयमा ने उसे बेयकीनी से देखा था। आपको याद है कि मुझे आपसे बात करनी थी? अपनी बेयकीनी पर काबू ना पाती आयमा ने वहाब को देखते हुए पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराए थे। हाँ याद है, कल कोशिश की ऑफिस आने की, पर फिर पार्क में वजदान को चोट लग गई तो नहीं आ सका। आयमा के पूछने पर हाथ में मौजूद पेन को देखते वहाब साहब ने उसे कल ना आने की वजह बताई थी। ये सच था कि उन्हें आयमा का रात देर गए फोन आना और रोना परेशान कर गया था, और इसीलिए उन्होंने जल्द फारिग होने की कोशिश भी की थी, पर हो ना सके थे। क्या ज्यादा तो नहीं लगी? वहाब साहब के मुंह से वजदान को चोट लगने का सुनकर आयमा परेशान हुई थी। नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है अब। आयमा को वजदान के लिए परेशान होता देख वहाब साहब मुस्कुराए थे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वहाब साहब के दिल तक जाने का आयमा को वजदान ही एक वाहिद जरिया लगा था। तभी वो निहायत फिक्रमंद लहजे में कहती वहाब को अपनी अपनी लगी थी। क्यों नहीं, जरूर। आयमा को पसंदीदगी भरी नजरों से देखते वहाब साहब ने मुस्कुरा कर कहा था। अब आप मुझे ये बताएं, आपको क्या बात करनी थी? आयमा को खामोशी से नजर झुकाकर बैठी अपनी उंगलियां चटखाने लगी थी, और उसकी ये अदा वहाब साहब के दिल पर लगी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आयमा। वो वहाब के इसरार पर वो कहने के लिए लफ्ज़ तलाश करती झिझकी थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ आयमा। आयमा की झिझक देखते हुए वहाब साहब ने मुस्कुराकर टेबल पर झुकते हुए कहा था। मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। वहाब की आंखों में देखती आयमा ने एक ही सांस में कहा था, जिस पर वहाब साहब के लब मुस्कुराए थे। आखिर वो जो सुनना चाहते थे वो सुन ही लिया था, पर बर वक्त वो अपनी मुस्कुराते लब सुकेड़ते हुए थोड़े सख्त लहजे में गोया हुए थे। सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। वहाब साहब के चेहरे पर आई सख्ती देखकर आयमा को अपना कहा गलत लगा था, जिसकी माफी मांगती वो जाने के लिए खड़ी हुई थी। रुके आयमा, मेरा जवाब तो सुनती जाएं।
आयमा को जाने से रोकते वहाब साहब उसकी तरफ बढ़े थे, जो इनकी बात पर डोर के पास ही रुकी थी, पर मुड़ी न थी। मुझे भी आप अच्छी लगती हैं, या ये कह लें बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी कि मैं आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। आयमा के पीछे खड़े होते वहाब ने उसे अपने दिल का हाल और अपनी ख्वाहिश बताई थी, जिसे सुनकर आयमा के लबों पर दुनिया जीत लेने की मुस्कुराहट आई थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आयमा को चुपचाप खड़े देख वहाब साहब ने उसके सामने आते पूछा था, जिस पर वो शर्माती हुई गर्दन हिला गई थी और बगैर वहाब की तरफ देखे वो बाहर निकली थी। मैं जीत गई, एक साइड पर आती आयमा खुशी से उछली थी।